नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पीवाईक्यू के साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपकी तैयारी को एक नई धार प्रदान कर रहे हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका यूनिट वाइज जो आपकी हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जितनी उतनी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है। प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है, ये आपको बताना है। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या फिर संस्कृत। प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली भाषा आपका प्राकृत प्रथम के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी से, गुर्जरा अपभ्रंश से, मागधी से या फिर अर्धमागधी से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ, शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आप अपने मन में भी प्रश्न के उत्तर देते चलिए ताकि आप अपनी तैयारी का आकलन स्वयं कर सकें। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। अवधी नहीं है, बघेली नहीं है, छत्तीसगढ़ी नहीं है, फिर बांगरू नहीं है। तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बांगरू। पूर्वी हिंदी याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता चुकी हूँ आपको। A, B, C ये आपकी पूर्वी हिंदी है। आ से अवधी, बा से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो ये अगर जब भी कभी वर्ड तीनों आ जाए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो पूर्वी हिंदी में आंख बंद करके इसको आपको टिक करके आना है। तो इस पर पूछा है कौन सी नहीं है, तो ये तीनों हैं और बाकी जो नहीं है वो हो जाएगी बांगरू। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली वह बोली कौन सी है जो कौरवी के नाम से जानी जाती है। अब आपको पहले तो बताना कि मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है और उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं। उसको हम लोग कौरवी के नाम से भी पुकारते हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खड़ी बोली आपका हो जाएगा सा। आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल मुझे हो रहा है कि इसका बा, क्योंकि मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर नहीं, ठीक है, खड़ी बोली होगा। हाँ, ब्रज भाषा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ब्रज भाषा जो आपका वो मथुरा और आगरा के क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है। मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्र या फिर गुर्जरा। अब आपको बताना है जो पूर्वी हिंदी का विकास है वो किस अपभ्रंश की देन है, वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है। 1000 ईसा से, ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व या फिर वैदिक युग से या फिर हड़प्पा काल से। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1000 ईस्वी से माना जाता है हिंदी भाषा का प्रारंभ। प्रश्न नंबर 7। भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से या फिर ब्राह्मण से। आपको सही इसका उत्तर बताना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मागधी से माना जाता है। भोजपुरी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी या फिर तेसी टोरी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, गारसा दत्तासी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर। मैं ये कई बार आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, आपको ये बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। साहित्य इतिहास के ग्रंथ एवं ग्रंथकार। आप हिंदी ओशन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोज़ इससे रिलेटेड मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी को बहुत निखारेंगे। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है नहीं है सुमेलित। तो सुमेलित अगर देखिए, वैज्ञानिक इतिहास 2 लोग तो लिख नहीं सकते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इन्होंने तो लिखा है लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन का नहीं है, बल्कि किसका है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। इनमें से असत्य कथन कौन सा है। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 में प्रकाशित हुआ। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक
हैं, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है, या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अब आपको सही उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर कौन सा होगा। असत्य कथन का चुनाव करना है आपको। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कौन सा असत्य पूछा है। बाकी शुक्ल जी का 1929 में लिखा गया था। गारसा दत्तासी जो है वो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं, और शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। तो जो इसका रॉन्ग आंसर है वो हो जाएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। बताइए अब आप, ये हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है। आप अगर नहीं ढूंढ सकते हैं तो वीडियो में जा करके देखिए और उसके बाद इसमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर शिव सिंह सरोज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिश्र बंधु विनोद। अब आप ये बताइए, मिश्र बंधु विनोद, मैंने अभी कल ही आपको बताया था, मिश्र बंधु विनोद में कितने कवि सम्मिलित हैं और उनके नाम क्या हैं। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने पूछा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल यदि नगेंद्र ने नहीं लिखा है तो किसने लिखा है, और जो मिश्र बंधु विनोद है, तीनों भाइयों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका 12। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है। रामनरेश त्रिपाठी, आचार्य चतुरसेन, टीकम सिंह, या फिर रामविलास शर्मा। वीर काव्य के रचयिता कौन है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है, बताइए इसका उत्तर। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टीकम सिंह। हिंदी वीर काव्य के रचयिता हैं टीकम सिंह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है अब 13वां। शुक्ल जी की आधुनिक काल का नाम क्या रखा। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा। वर्तमान काल, आधुनिक काल, या फिर आपका गद्य काल, या फिर जागरण सुधार काल। तो आप बताइए आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गद्य काल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया। भक्ति काल, पूर्व माध्यमिक काल, रीति काल, या फिर कोई नहीं। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने जो नाम दिया है वो हो जाएगा आपका भक्ति काल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर मिश्र बंधु। बहुत ही आसान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है। इसमें आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, इसमें नाम आपका है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसका सही उत्तर आपको बताना है। 700 विक्रम संवत, 750 विक्रम संवत, 1000 विक्रम संवत, या फिर 1050 विक्रम संवत। तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 750 विक्रम संवत से माना है। किसने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। क्या माना है, हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद क्या है, किसने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने किया है। किशोरीलाल गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सक्सेना ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। सबसे पहले तो आप इसका एक मैं और होमवर्क दे रही हूँ कि जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम आपको बताना है। उस पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और उसका अनुवाद किसने किया है, तो ये आपका हो जाएगा किशोरीलाल गुप्त ने किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है। यदि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ी होगी तो आपको ये भली भांति ज्ञात होगा कि इसका और कोई नहीं होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। 18 का सी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारित क्या किया है। तो आपको बताना है आदिकाल का जो निर्धारण किया है आचार्य शुक्ल ने वो कौन सा है। 1050 से 1375, 933 से 1318, 850 से 1100, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते ही इसका उत्तर लगा दिए होंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर आपका 1050 से 1375 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका होगा आ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 20। आदिकाल को संधिकाल नाम किसने दिया। रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। इसका सही उत्तर बताइए। तो आदिकाल को संधिकाल नाम दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, इसका डी नहीं सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा ने दिया, संधिकाल का नाम रामकुमार वर्मा ने दिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर।
रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, डिंगल पिंगल भाषा या फिर जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, इसका सही हो जाएगा। जो जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं रासो ग्रंथकारों में की प्रवृत्ति नहीं थी। बाकी आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा होती थी, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग होता था, और आपका एक और ऑप्शन बचता है वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग होता था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती? श्रृंगार, भक्ति, प्रकृति वर्णन या फिर राष्ट्रीय भावना। अब आपको इसको देखते ही बता देंगे कि आदिकाल में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती थी रचनाओं में। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय भावना। आगे बढ़ते हैं। कैमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है? अमीर रासों का, परमाल रासों का, पृथ्वीराज रासों का या फिर खुमान रासों का? कैमास वध ये आपको बताना है किस आदिकालीन रचना का एक भाग है या फिर एक अंश है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। पृथ्वीराज रासों में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग है? 50, 40, 68 या फिर 70? आपको बताना है कि इसमें कितने छंदों का प्रयोग हुआ है। बहुत ही अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको कंठस्थ होगा ये 50, 40, 68 या फिर 70। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 70। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है, अब माफ़ कीजिएगा 70 नहीं है, 68 है। 68, वही मैं सोच रही थी 70 तो नहीं होना चाहिए, 68 है इसमें छंदों का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 25। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर विनय मोहन? तो मैंने इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद भी करवाया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कौन करता है? नलिन लोचन ऐसे आप याद करवाए थे कि लोचन से हम दर्शन करते हैं, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? सन 1850 में, 1873 में, 1863 में या फिर 1883 में? शिव सिंह सेंगर की जो रचना थी शिव सिंह सरोज, उसका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1883 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? शिव सिंह सरोज को, 284 वैष्णवन की वार्ता को, भक्तमाल को या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लीक से हट के ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप किसको पहला इतिहास ग्रंथ कहा माना जाएगा, और ये किताबों में दिया भी गया है इसका आंसर। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही अर्थों में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 28। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? राहुल सक्रातैन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक का नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त पे आपको लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 30। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान कौन थे? राहुल सक्रातैन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव या फिर मिश्र बंधु? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिश्र बंधु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक या फिर जाली ग्रंथ? अब आपको बताना है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, अर्ध प्रमाणिक मानी जाती है। ज़्यादातर जो आलोचक हैं उन्होंने अर्ध प्रमाणिक रचना मानी है पृथ्वीराज रासो को। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32। बीसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या फिर करुण रस? अब आपको एक और मैं होमवर्क दे रही हूँ। बीसल देव रासो के जो रचनाकार हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रृंगारी प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा है, आपका हो जाएगा श्रृंगार रस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 33। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है? भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन या फिर प्रबंधात्मकता? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिकता को लेकर के ही विवाद छिड़ा था इसमें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में।
इसी वजह से इसको जाली ग्रंथ बताया गया। कुछ लोगों ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना, किसी ने इसको प्रमाणिक माना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित में से बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? जगनिक, चंदबरदाई, नरपति नाल या फिर भट्ट केदार। बीसलदेव रासो, लो मैंने आपको होमवर्क दिया था और ये क्वेश्चन अभी से ही आ गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नरपति नाल, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपति विजय, नरपति नाल, नल्ल सिंह या फिर मधुकर भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर आपको पता लगाना है, आपको सही ऑप्शन इसको हो जाएगा इसका नरपति नाल। ऐसे रासो ग्रंथ का आपको रचनाकार का नाम पता है जो अजमेर के शासक से संबंधित। तो कौन संबंधित है? नरपति नाल। इनकी रचना का नाम क्या है? बीसलदेव रासो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रसायन से, रासक से, रास से या फिर रसिक से। 2 मिनट का वीडियो मैं बना चुकी हूँ इस पर भी, और आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं कि रसायन शब्द से उत्पत्ति किसने माना है और रास शब्द से तो उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो इसमें उन्होंने किससे माना है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रासक शब्द से माना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। खुमान रासो की प्रामाणिकता प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? मतलब एक तरीके से इसकी लाइब्रेरी कहाँ है, कहाँ पे ये संग्रहित की गई खुमान रासो की प्रामाणिकता की प्रति? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुणे संग्रहालय में। आगे बढ़ते हैं। बीसलदेव रासो मूलतः एक काव्य है, स्मृति काव्य है, शोक गीत है, गीत काव्य है, फिर गेय काव्य है। एक स्तरीय प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये एक गेय काव्य है। कौन? बीसलदेव रासो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 39। 50 प्रश्न है इस वीडियो में पूरे, जो आपकी तैयारी को धीमे धीमे बहुत ही बेहतरीन कर देंगे। कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकार रूप आज तक अनुपलब्ध है? मतलब इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो उपलब्ध है, जो केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, लेकिन उसकी जो मुख्य जो प्रतिलिपि है वो अनुपलब्ध है, मतलब वो उपलब्ध नहीं है, उसका कोई पुस्तककार उपलब्ध नहीं है। हमीर रासो, बीसलदेव रासो, भारतेश्वर बाहुबली रास या फिर परमाल रासो। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हमीर रासो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40। आला और ऊदल नाम के 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर 2 मिनट में दे देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाल रासो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है, जिसने प्रमाणिक नहीं माना है? मिश्रबंधु, कर्नल टाड, हीराचंद ओझा या फिर आचार्य शुक्ल। तो आप देखते ही बता देंगे इसका आंसर आचार्य शुक्ल ने अप्रामाणिक माना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42। मनहु कला ससभान कला 1692 किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? पंक्तियों से भी बहुत आते हैं क्वेश्चन, अगर याद नहीं होती हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद करनी ही पड़ेंगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो की ये पंक्तियां हैं। पृथ्वीराज रासो को शुक सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक का नाम बताना है। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद, धीरेन्द्र वर्मा या फिर रामकुमार वर्मा। किसने पृथ्वीराज रासो को शुक सुखी संवाद के रूप में माना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य बढ़ते हैं 44वें प्रश्न पर। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? ये एक बार आपका आ भी चुका है प्रश्न। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या फिर मुक्तक काव्य। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये मुक्तक काव्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है आपका बीसलदेव रासो। प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? खुमान रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, बीसलदेव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। वीर गाथात्मक नहीं है पूछा गया है।
कौन सी रचना वीरगाथात्मक नहीं है? तो इसका उत्तर तो सा हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो तो वीर गाथा है ही। बीसल देव रासो जो है वो आपका वीर गाथात्मक नहीं है बल्कि श्रृंगारी काव्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ? राजस्थान से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से या फिर दक्षिण भारत से? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, मगही बिहारी हिंदी, मालवी राजस्थानी हिंदी या फिर बघेली पश्चिमी हिंदी? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा। कभी कभी हम देखते हैं सही प्रश्न आपका यह छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है तो हम उसको टिक कर देते। नहीं, आपको हमेशा इत्मीनान से कम 2 बार प्रश्न अच्छे से पढ़ना है और नहीं वाले प्रश्नों को तो विशेष कर पढ़ना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बघेली पश्चिमी हिंदी का संयोजन नहीं है। बाकी आपका छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत, मालवी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, और जो बघेली है वो किसके अंतर्गत आती है मैंने आपको बताया भी है और इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया और इसी वीडियो में बताया है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपके 2 प्रश्न और बचे हैं। प्रश्न नंबर 49, बैसवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रज या फिर कन्नौजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा अवधी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी कौन सी बोली है? आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं मानी जाती है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती या फिर बुंदेली? बहुत ही आसान है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेली। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए ऐसे ही हिंदी ओशन के साथ में अपनी तैयारी में और धार लाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।